लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे फंक्शन में कुछ क्वेश्चन, और फंक्शन में देखे थे हम लोग कि जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक डोमेन और रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिक डोमेन और रेंज से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बेसिक जैसे लॉग के बारे में पता रखना है, मॉडुलस के बारे में पता रखना है, और आपको सभी डोमेन रेंज को फाइंड करना आसानी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आज भी देखेंगे फंक्शन के, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन के क्वेश्चन। तो आप रिलेशन के जो क्वेश्चन होता है आप यहाँ पर देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो होता है आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से रिलेटेड होगा, और आपको उसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो कि बहुत बेसिक बात है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को पता करना। और उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन होता है उस कंडीशन को फुलफिल करोगे, तो आपको पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को कंडीशंस को ठीक से देख लेना है। अगर आप उसे कंडीशंस को प्रॉपर जानते हो तो इस तरह क्वेश्चंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है, रिलेशन के क्वेश्चन में जब एग्जाम में आप बैठो तो आप देखो कि अगर फर्स्ट साइड में बनना है तो ठीक है, अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप वहाँ पर तो होल्ड कर सकते हो, इस क्वेश्चन को लास्ट में देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको कभी कभी टैप कर सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए आप यहाँ पर लेकिन समझ के रखो, चीज़ों को देख के रखो कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, तो आपसे बन भी जाएगा, देखते ही बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको बेसिक अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को बनाना आसान है। तो यहाँ पर हम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। तो देखो आपको सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कंडीशंस अगर पता हो तो देखो एक बार हम बता देते हैं आपको। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है ए से बिलोंग कर रहा है कोई किसी सेट से, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी अगर कोई एलिमेंट आपको सेट ए का दे रखा है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट है उस सभी का सिमिलर पेयर होना जरूरी है अगर रिलेशन में। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे सिमेट्रिक के लिए देखोगे तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपका ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, और ए और बी दो एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक में यहाँ पर क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो आपको ध्यान रखना है कि बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से नहीं है तो बी का रिलेशन ए से देखने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर मिरर इमेज टाइप से होता है, अगर आपको सिमेट्रिक पेयर दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि सारे एलिमेंट का होना चाहिए, जैसे सेट के सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन से, यानी पेयर के अंदर अगर 1,2 है तो आपको 2,1 होना चाहिए। अब उसमें सारे एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सारे एलिमेंट का है या फिर जो पेयर है सिर्फ उसी को देखना है। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव की बात करें हम लोग, ट्रांजिटिव में आपको ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव में है कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ए बी से 3 एलिमेंट है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ए का रिलेशन अगर बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो अगर आप ये वेरीफाई कर लेते हो तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो अब बहुत बेसिक बात है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जो आपको इजी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो किस तरह से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है उसमें क्या बोला गया आपको कि एक सेट दे रखा है z to z, z का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीजर से रिलेटेड है, and R be relation such that f of f comma g such that f of 0 equals to 0 at g1 and f of 1 equals to 0 g0, तो then R is, R क्या होगा। तो देखो पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको हम क्या बोले कि अगर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए है तो क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, यानी आपका जो एलिमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप किस तरह सॉल्व करोगे, देखो कंडीशन क्या आपको दे रखा है f0 इक्वल्स टू g1। तो देखो fg जो यहाँ पर है, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करेंगे तो f और f हो जाएगा यहाँ पर। तो आप अगर f और f लेते हो तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, f0 बराबर f0, f0 बराबर यहाँ पर f1, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि f0 इक्वल्स टू g1 होना चाहिए, लेकिन अगर ये f और g रिफ्लेक्सिव के लिए सेम रखना पड़ेगा हम लोग को, तो f0 इक्वल्स टू f1 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से f1 g0 के इक्वल है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा कि f1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा g0, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो f0 f1 के इक्वल है और f1 g0 के इक्वल है। अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि f0 इक्वल्स टू g0, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग f0 g0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि f0 g1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है।
अब ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन को लेकर के रिफ्लेक्सिव का पहले कंडीशन लो और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। अगर सेटिस्फाई किया तो रिफ्लेक्सिव होगा और सेटिस्फाई नहीं किया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जैसे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक में देखो, अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में है कि आपको ए एंड बी अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ए का रिलेशन अगर बी से है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, बी का रिलेशन ए से रखना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात है कि ए का रिलेशन बी से है तभी बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, आप मान के चलो कि पहले से जो गिवन कंडीशन वो है। तो जैसे यहाँ पर एफ जी हम ले लेते हैं, मान लो एफ जी को ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि एफ जीरो इक्वल्स टू जी वन है। ठीक है, एफ जीरो जी वन के इक्वल है और यहाँ पर और आपको दे रखा है एफ वन जो है जी जीरो के इक्वल है, ये ऐसा मान लिया गया। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें क्या करो कि आपको करना क्या है, अगर ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो एफ जी की जगह जी एफ लिखना पड़ेगा, है ना। यानी एफ जी अगर पेयर में है तो जी एफ होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा कि जी जीरो इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एफ वन बोलोगे। ठीक है, जी जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ वन, और इसके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे जी वन इक्वल्स टू एफ जीरो। ठीक है, जी वन इक्वल्स टू एफ जीरो। अब यहाँ पर देखो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखो जी वन एफ जीरो के इक्वल है और यहाँ पर एफ वन जी जीरो के इक्वल है। तो हम लोग इस कंडीशन को अगर देखें वेरीफाई करके तो जी और एफ को देखेंगे तो क्या है, जी ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ वन को देखो, एफ जी ऑफ वन को देखो, एफ ऑफ जीरो को देखो। तो अगर वेरीफाई करोगे तो दोनों क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एफ जीरो जी वन के इक्वल है, यहाँ पर भी एफ जीरो जी वन के इक्वल है, एफ वन जी जीरो के इक्वल था, इसमें भी एफ वन जी जीरो के इक्वल है। इसका मतलब कि अगर एफ कॉमा जी आपको दे रखा है और जब जी कॉमा एफ लेकर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक तो हो गया, अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, देखो ट्रांजिटिव में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रांजिटिव को प्रूव करते हो तो ट्रांजिटिव में बेसिकली क्या होता है कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट। तो ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ए का रिलेशन सी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो एफ जी ले लेते हैं, एफ जी है, एफ जी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एफ जीरो इक्वल्स टू जी वन, यहाँ पर आपको गिवन है एफ जीरो जी वन के इक्वल है एंड एफ वन जी जीरो के इक्वल है और एफ वन जो है वो जी जीरो के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। अब एफ जी लिए, ये आप ऑलरेडी गिवन है मान लो। एक और पेयर आपको खुद से लेना पड़ेगा जो आप एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि है। जैसे यहाँ पर जी और एच ले लेते हैं, जी एच के अकॉर्डिंग आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ तो क्या बोलोगे आप, जी जीरो बराबर एच वन। ठीक है, एंड यहाँ बोलोगे आप, यहाँ पर क्या बोलोगे एच वन या जी वन इक्वल्स टू एच जीरो। ठीक है, ये कंडीशन आप ले लिए। तो देखो जैसे एफ जी में क्वेश्चन में गिवन था कि एफ जीरो इक्वल्स टू जी वन एंड एफ वन इक्वल्स टू जी जीरो, इसी तरह से जी एच लिए हम लोग यहाँ पर जी जीरो इक्वल्स टू एच वन लिए और जी वन इक्वल्स टू एच जीरो ले लिए। अब आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि अगर जी कॉमन है तो एफ एच को वेरीफाई करना होगा। तो देखो एफ एच को वेरीफाई करके, अब एफ एच जब आप लोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एफ जीरो इक्वल्स टू एच वन, एफ जीरो इक्वल्स टू एच वन, और यहाँ पर लिखोगे आप एफ वन इक्वल्स टू एच जीरो, एफ वन इक्वल्स टू एच जीरो, एफ वन इक्वल्स टू एच जीरो। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये दो सिचुएशन आपके पास, ये दोनों सिचुएशन मिल करके अगर इसको सेटिस्फाई किया तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एफ जीरो एच वन के इक्वल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर तो एच वन किसके इक्वल है, जी जीरो के इक्वल है, जी जीरो किसके इक्वल है, एफ वन के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ वन इक्वल्स टू एच वन, क्योंकि ये जो जी जीरो है वो एच वन के इक्वल है, ये जी जीरो एफ वन के इक्वल है। अगर ये दोनों कंपेयर करोगे तो ये एफ वन और एच वन क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो एफ वन एच वन इक्वल होगा और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एफ जीरो एच वन के इक्वल होना चाहिए। तो क्या एफ जीरो एच वन के इक्वल है, नहीं है, एफ वन एच वन के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सीधे बोल सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांजिटिव कंडीशन को ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये क्या आपका सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक बोल सकते हो आप लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बस ये कंडीशन को थोड़ा क्या करना है, वेरीफाई करते चलना है और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इजी क्वेश्चन होता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं होता।
तो आपको अगर कभी कभी अगर मिल जाए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो आप वहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हो या फिर उसको लास्ट में देख सकते हो एग्जाम के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन सब इजी होता है तो आप ये आसानी से बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये क्वेश्चन जो है आपको बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो देख के कभी मत छोड़ो, एक बार पढ़ लिया करो कि भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि लेंदी आपको लिखा रहेगा लेकिन क्वेश्चन रहता इजी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है ताकि वो पता चले कि क्या क्या गिवन है। अब जैसे यहाँ पे एक सेट दे रखा है 100 में, एक रिलेशन आपको डिफाइन है सच दैट r इक्वल्स टू a, b, a इक्वल्स टू 2b+1 है। यहाँ पर a के वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 2b+1। ठीक है, अब ये पेयर बनाया हुआ है a1 a2 a2 a3 इस तरह से पेयर बन गया है। Be a sequence of k element on R such that the second entry of an order pair, देखो second entry of an order pair is equal to the first element entry of the next order pair। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको फॉर्म करना है, इस तरह से फॉर्म करना है कि सेकेंड एंट्री जो होगा ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एंट्री है और सेकेंड एंट्री उसको हम लोग को कंसीडर करना है। देन द लार्जेस्ट इंटीजर k फॉर विच सच अ सीक्वेंस एग्जिस्ट, तो k के किस लार्जेस्ट इंटीजर के लिए ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब चीजें बहुत ज्यादा आपको दे रखा है और ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या करो, पहले आप रिलेशन में फोकस करो। रिलेशन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, a, b such that a equals to 2b+1। रिलेशन को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये जो है आपको a b इक्वल्स सच दैट a इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2b+1। ठीक है, अब इसको k के फॉर्म में हम लोग, देखो इसको क्या करो k के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब k के फॉर्म में अगर लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा a ऑफ k+1 इक्वल्स टू 2, या ऐसे लिख लो इसको a ऑफ k इक्वल्स टू 2 ऑफ a k+1+1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो सेट दे रखा है आपको यहाँ से एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 डॉट 100 है। तो क्या करो, अगर k के वैल्यू यानी फर्स्ट एलिमेंट लो 1, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हो तो ये हो जाएगा a k इक्वल्स टू आ जाएगा 2 × 1+1, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर a k - 1 निकालते हैं हम लोग, है ना, इससे पीछे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 ऑफ a k प्लस ऑफ 1, और a के वैल्यू कितना है 3 आया है, तो 2 × 3+1 ये कितना आ जाएगा आपका 7। फिर क्या करो, a ऑफ k - 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 2 ऑफ a k - 1+1 इक्वल्स टू यहाँ पर जाएगा 2 × 7+1 आ जाएगा 15। ठीक है, फिर a ऑफ k - 3 लिखोगे तो आ जाएगा 2 ऑफ a k - 2+1। तो देखो a के -2 का वैल्यू कितना है 15 है, तो 2 × 15+1 ये आ जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a ऑफ k - 3 है, फिर a ऑफ k - 4 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 × a ऑफ k - 3+1। तो देखो 2 × ये आ जाएगा 31, ये 31 है, तो यहाँ पर 2 × 31+1 यानी आ जाएगा 63, और a ऑफ k - 5 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 × 63+1, तो वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 126+1 127। अब ये 127 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हम लोग एलिमेंट a k +1 जो पहला एलिमेंट चूज किया 1 चूज किए, तो लास्ट कहाँ तक जा सकता है 100 तक, लेकिन ये 127 आ गया तो यानी k - 5 तक ही रहेगा, यानी k - 4 तक ही रहेगा, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो पेयर बनाओगे तो देखो सेकंड, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड एंट्री ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर हम लोग इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको पुट किए हैं, क्योंकि बोला है सेकंड एंट्री ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि देन द लार्जेस्ट इंटीजर के फॉर विच सच अ सीक्वेंस एग्जिस्ट इज इक्वल टू, तो ये सीक्वेंस किसके लिए एग्जिस्ट कर सकता है, लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ के क्या हो सकता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, के का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करना चाहो तो यहाँ पर पुट कर सकते हो। के का वैल्यू कहाँ तक जा रहे हो, तो देखो 3 आया, फिर 7 आया, 15 आया, 31 आया है, 63 आ गया। तो ये जो पेयर बनेगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 लार्जेस्ट जो आप जा रहा है आपका के वैल्यू 5 तक जा रहा है, क्योंकि a k +1 हम लोग चूज किया वहाँ पर 1 और उसको सीक्वेंस बनाते चले गए, तो जो आपका लास्ट जो बन रहा है 63 बन जाए, उसके बाद अगर बनाओगे तो 100 से ज़्यादा चला जाएगा जो कि 127 आ जा रहा है। इसका मतलब अगर आप ये एलिमेंट को जो सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ से a k +1 को सिलेक्ट किए 1, फिर आप उसके बाद सिलेक्ट किए 3, देन 7, फिर 15, 31 एंड देन 63, इसके अलावा बन नहीं रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम
इंटीजर ऑफ के हो सकता है, वो क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 5। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है कंडीशन, उस कंडीशन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पेयर था, जैसे A1 A2, ठीक है, A2 A3 A3 A4 AK+1, इस तरह से गिवन था क्वेश्चन में। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना था और ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाता। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको दे रखा है कि डिफाइन अ रिलेशन ऑन द इंटरवल 0 से π/2 बाय x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ sec² x - tan² y = 1 देन r इज। तो r का वैल्यू क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको फिर से वही पूछा गया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि देखो रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन है x रिलेटेड y में क्या करना होता है कि दोनों को हमें सेम लेके चलना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखने जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि आपका sec² x - tan² y जो है ये 1 दे रखा आपको। तो पूछ रहा है कि r क्या होगा। एक रिलेशन है और ये रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y है। तो इसमें जब भी आप लेंगे तो सेम लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग x और x लेंगे तो इस कंडीशन को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x माइनस ऑफ tan² x, और sec² - tan² कितना होता है 1 ही होता है। इसका मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो आपका रिलेशन है r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या बोल सकते हो आप, रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद देखो सिमेट्रिक के लिए, देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर आप सिमेट्रिक को सॉल्व करोगे तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से रखना पड़ेगा। x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। तो देखो अगर x का रिलेशन y से है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, sec² x - tan² y = 1 दे रखा है। तो इसको अगर ये गिवन है इसका मतलब x का रिलेशन y से है ना, ऐसा हम लोग को क्या करना है एज्यूम करना है। तो अगर x का रिलेशन y से गिवन है, अब इसी से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि y का रिलेशन x से होना चाहिए। और y का रिलेशन x के होने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इसका इंटरचेंज करके फिर से 1 लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, sec² x - tan² का वैल्यू 1 है, x का रिलेशन y से है, तो sec² x को लिख सकते हो आप 1 + tan² x, ऐसा लिख सकते हो। और tan² y को लिख सकते हो आप, अगर हम लोग देखें तो sec² y - 1 लिख सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1 + tan² x माइनस ऑफ sec² y, और ये कितना आ जाएगा आपका +1। तो देखो यहाँ पर ये sec² y sec² x को लिख सकते हो 1 + tan² x एंड tan² y को लिखोगे sec² y, दिस वन इज -1। तो माइनस कितना हो जाएगा +1। अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है ना, ये 1 के इक्वल है। अब देखो एक 1 से 1 क्या कर दो कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा tan² x माइनस ऑफ sec² y, ये +1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा tan² x माइनस ऑफ sec² y इक्वल्स टू क्या लिखोगे -1, माइनस हटा दो कॉमन लेकर के, तो क्या आ जाएगा आपका sec² y माइनस ऑफ tan² x इक्वल्स टू 1। तो देखो ये जो कंडीशन आया यहाँ पर, इसको फर्स्ट कंडीशन जो गिवन था और सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पर, देखो फर्स्ट कंडीशन में सिमेट्री में क्या दे रखा था आपको sec² x - tan² = 1 और x का रिलेशन y से था। सिमिलरली अगर x रिलेशन y था तो अगर ये y और ये x हो जाए तो फिर से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि sec² - tan² x का वैल्यू 1 आ गया। तो जब sec² x - tan² y था तो x का रिलेशन y से था, उसी तरह से sec² y - tan² x = 1 है, तो इसका मतलब y का रिलेशन क्या हो जाएगा x से हो जाएगा। तो x का रिलेशन y से, y का रिलेशन x से भी प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब r क्या आपका सिमेट्रिक है, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा, r इज सिमेट्रिक। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब है कि ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव कैसे होगा, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देख लेते हैं। और ट्रांजिटिव में क्या होगा कि आप यहाँ पर पहले मान के चलो ट्रांजिटिव के लिए कि x का रिलेशन y से है, ये आप पहले से एज्यूम करके चलो। ट्रांजिटिव के लिए x का रिलेशन y से जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो x रिलेशन y से है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में जो गिवन है आपको sec² x - tan² y = 1, आप यहाँ पर ये कंडीशन ले लो। फिर y का रिलेशन आप एज्यूम कर लो z से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि sec² y माइनस ऑफ tan² z = 1, ठीक है, ये भी आपका क्या है एजम्पशन है। अब आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि x का रिलेशन z से होना चाहिए। तो देखो x रिलेशन z से होने के लिए sec² x - tan² z आना चाहिए। तो कैसे करोगे सॉल्व, यहाँ पर देखो sec² x - tan² y की वैल्यू 1 है, sec² y - tan² z की वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें x का रिलेशन z से चाहिए। x का रिलेशन z से लाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें sec² x माइनस ऑफ
tan स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। अगर ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या करो, इस दोनों को ऐड कर दो। जैसे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या होगा समझो। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस ऑफ tan स्क्वायर y प्लस ऑफ sec स्क्वायर y माइनस ऑफ tan स्क्वायर z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x और देखो sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x माइनस ऑफ tan स्क्वायर z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये आर क्या आपका ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब गिवन रिलेशन जो है वो क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन गिवन था ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो आप यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आप इजीली बना सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि रिलेशन आर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स प्लस वाई इज इवन। तो आपको बताना है कि एक्स वाई इंटीजर है। तो यहाँ पर आपको चाहो तो कोई नंबर लेके भी देख सकते हो, इजिली आपको प्रूफ हो जाएगा, मतलब पता कर चल जाएगा कि क्या है नहीं है। तो जैसे रिफ्लेक्सिव है, मान लो इंटीजर लेना, आप कोई भी इंटीजर आप लेके देख सकते हो। तो मान लो पूछा जा रहा है आपको कि एक्स प्लस वाई इवन होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या आपका कि एक्स प्लस वाई जो है ना इवन होना चाहिए। तो देखो कोई भी अगर हम लोग इंटीजर लेते हैं और देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि आप जब जो भी एलिमेंट लोगे आपको सेम लेना होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बार ऑड लेके देख लो, एक बार इवन लेके देख लो। तो मान लो अगर हम लोग 1 1 लेते हैं तो क्या करोगे, 1 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2 एंड दैट इज इवन। अगर ये इवन है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 2 लेंगे तो भी क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर देखो ऑड ले रहे हैं तब भी इवन आ रहा है, इवन ले रहे हो तब भी उसका सम क्या है, इवन ही है। इसका मतलब यहाँ पर ये रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब कंडीशन में बोला गया था कि एक्स वाई जो पेयर होगा उसका सम इवन होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर अगर सेट है तो आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हो कि 1 1 2 2 3 3 इस तरह कोई भी लोगे। लेकिन कोई भी अगर एलिमेंट लोगे तो उसका सम जो होगा वो इवन ही होगा, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा कि आपको एज्यूम करना होगा कि पहले ऐसे नंबर लेकर के कि भाई जो इवन है। तो मान लो हम लोग यहाँ पर a के वैल्यू सपोज x के वैल्यू 1 ले लेते हैं और y के वैल्यू 3 ले लेते हैं। अब इसको ऐड करोगे तो 1 + 3 के वैल्यू 4 हो गया एंड 4 इज इवन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर सिमेट्रिक का मतलब क्या, उल्टा भी देखना पड़ेगा। तो इसको अगर 1 + 3 के वैल्यू 4 है तो 3 + 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा एंड दैट इज आल्सो इवन। इसका मतलब 3, 1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसके बाद है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आप देख सकते हो। तो देखो ट्रांजिटिव यहाँ प्रूफ करना बड़ा आसान काम है, ट्रांजिटिव में ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप ट्रांजिटिव इजीली प्रूफ कर सकते हो क्योंकि ये आपको समेशन इवन के लिए है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत बना लेना एग्जाम में, ये क्वेश्चन सब में कोई दम वाली बात नहीं है। ना ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप, देखो ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर लेने हैं। पहले तो 2 कंडीशन आपको क्रिएट करना होगा जिसमें वो इवन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, मान लो a के वैल्यू 1 ले लिए हम, b के वैल्यू 3 ले लिए और c के वैल्यू सपोज 5 ले लेते हैं, ठीक है। यानी x y z आप इस तरह से एज्यूम कर लो। मान लो x y z के ही फॉर्म में लिख लो, x वैल्यू 1 ले लो, y के वैल्यू 3 ले लो और z के वैल्यू 5 ले लो, ठीक है। तो देखो 1 + 3 करोगे 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर है और यहाँ से बोल दोगे कि 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 और 5 को ऐड करना है। तो 3 + 5 कितना हो गया 8 और ये 8 भी क्या इवन नंबर है। तो यहाँ से बोल सकते हो आपकी 3, 5 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसमें 3 कॉमन एलिमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर देखो अगर 1 3 में रिलेशन है, 3 5 में रिलेशन, तो 1 5 को लिए हम लोग देख लेंगे। तो 1 और 5 को ऐड करो तो 1 + 5 कितना होगा 6 और यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 1, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब ये आर क्या है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो देखो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो इसका मतलब ये क्या है, फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है, इक्विवेलेंस। तो देखो रिलेशन जो है आपका बहुत इजी होता है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा होता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना लेना है। ये जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि जैसे
मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एंड ग्रेटर देन 3। अभी इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है ये, इसमें आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ व्राफ थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी दे रखा है आपको। तो ये क्वेश्चन, हालांकि कोई ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक सेट ए और बी दो सेट है, इसमें बोला गया है कि जो सी सेट को डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है उस पार्ट की बात किया गया है, सच दैट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो एक्स 0 और वाई 0 कहाँ पर होता है? एक्सिस पर होता है। इसका मतलब ये आपको एक्सिस पर देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगा उसका समेशन चाहिए, वो समेशन का ही वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए पहला जो आपको दे रखा है कि मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3, ठीक है, जो आपका ए सेट है, इस सेट में क्या दे रखा है आपको? मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3, ठीक है, इक्वल ग्रेटर देन 3। तो देखो जब हम लोग ऐसा कंडीशन लेते हैं तो मॉड का कंडीशन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन में पढ़ते हैं हम लोग कि मॉड एक्स जब भी ए से ग्रेटर हो तो एक्स इक्वल ग्रेटर देन ए होता है, एक्स लेस देन माइनस ए होता है। इसका मतलब इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3 एंड एक हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल लेस देन -3। तो यहाँ से एक लाइन ये बनेगा और एक लाइन ये बन जाएगा आपका, दो लाइन बनेगा। तो एक हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3 हो गया, एक हो गया आपका एक्स प्लस वाई इक्वल लेस देन -3 हो गया, दो कंडीशन है। अब उसके बाद आपको एक और लाइन को पहले देखना होगा। तो देखिए पहले तो इसको हम लोग देख ले, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में क्या दिखेगा समझो यहाँ से। देखो इसमें है कि x प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3, अगर x y को देखोगे तो एक लाइन जो बनेगा पहला लाइन, वो लाइन ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा ऐसे? क्योंकि अगर x को 0 करोगे 3 मिलेगा, y को 0 करोगे तो भी 3 मिलेगा, यानी ये पॉइंट है आपका 3,0 और ये पॉइंट क्या हो गया 0,3, तो लाइन ऐसा ही बनेगा। और क्योंकि ग्रेटर देन 3 है तो लाइन से ग्रेटर का मतलब क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में इसका आंसर लाई करेगा। नाउ x प्लस वाई लेस देन -3 है, x प्लस वाई लेस देन -3 का मतलब क्या होगा? देखो x वैल्यू 0 करोगे तो -3 मिलेगा, y का वैल्यू 0 तब भी -3 मिलेगा। इसका मतलब लाइन जो होगा पैरेलली होगा इसके, लेकिन यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया इसका? ये पॉइंट हो जाएगा इसका 0,3 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 3,0, ठीक है। अब इसमें लेस का मतलब क्या हो गया? लेस का मतलब हो गया ये इससे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ए सेट ए का। अब आपको सेट बी में बोला गया है, सेट बी में क्या गिवन है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल लेस देन 3। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें जो गिवन है आपको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल लेस देन 3। अब क्या कर सकते हो? यहाँ पर टोटल 4 लाइन बना सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे अगर देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई दोनों निगेटिव है, एक बार एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, फिर एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, 4 इक्वेशन बनेगा। इसका इक्वेशन बनाओगे तो एक बनेगा आपको एक्स प्लस वाई इक्वल लेस देन 3, एक बनेगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल लेस देन 3, ठीक है। दैट इज यहाँ बोल सकते हो आप एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन हो जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज रखते हैं इसी तरह से। और एक हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल लेस देन 3 और एक हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल लेस देन 3, ठीक है, ये बनेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन भी होगा, ये लाइन भी होगा, लेकिन इसके अलावा और भी लाइन होगा। तो जैसे एक लाइन इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन जो होगा ये लाइन हो जाएगा और एक लाइन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो टोटल देखोगे 4 लाइन बनेगा। अब इसका देखोगे तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है वो क्या किया? लेस देन 3। फिर ये जो माइनस एक्स माइनस वाई है वो भी लेस देन 3 है, x माइनस वाई इक्वल लेस देन 3 है। तो इन सभी का हम लोग अगर देखें तो हमें क्या निकालना है? पहले रीजन निकालना है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल लेस देन 3, तो x प्लस वाई वाला लाइन कौन सा होगा? ये वाला लाइन होगा, ठीक है। अब ये इस वाला लाइन के देखोगे तो इसका रीजन कौन सा होगा? ये अंदर वाला पार्ट में होगा, तो अंदर वाला पार्ट में जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल ग्रेटर देन 3 है, तो माइनस एक्स माइनस वाई को अगर देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा आएगा? ये वाला लाइन आएगा। और इस लाइन को देखोगे तो इसका ग्रेट लेस देन 3 का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट में हो जाएगा। अब इसी तरह से सारे लाइन को देखोगे तो इसका ओवरलैपिंग रीजन जो आ जाएगा। अब इसके ये जो है ना आपको बनेगा टोटल, ये वाला लाइन बन जाएगा, यहाँ से एक स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से एक बनेगा, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक्स वाई जो आपको निकालना है बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो है दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आपको जो जहां पर x भी 0 और y भी 0 है, यानी x एक्सिस y एक्सिस पर है। तो देखो अगर हम लोग ओवरलैपिंग देखें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग में देखोगे तो इसका ओवरलैपिंग ऐसा नहीं कि एक पार्ट पर हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक्सिस की बात, ये एक्सिस पे पूछा जा रहा है आपके कि एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो बताना आपको। तो देखो एक्सिस पर क्या है? 3 0 है, 0 3 है, -3 0 0 -3 है। तो अगर यहाँ पर बनाओगे तो देखो ये जो बी पार्ट है, बी वाला पार्ट, इसके चारों लाइन होंगे, लेकिन जब ए वाला पार्ट के देखोगे तो सिर्फ 2 लाइन होगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन, ये चारों लाइन क्या करे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? 3 0 0 3 -3 0 0 -3 पर।
अब आपको क्या करना है कि इसका समेशन बताना x प्लस वाई का क्या क्या होगा। तो देखो अगर इसको हम समेशन करें तो 3 प्लस 0, अगर इसको ऐड करोगे तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा। इसी तरह से 0 प्लस 3 का भी समेशन करोगे तो 3 आएगा, इसका भी समेशन करोगे तो 0 माइनस 3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, और इसका भी समेशन करोगे तो माइनस 3 प्लस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चारों को क्या करो, आप ऐड कर दो। यहाँ पर चारों को जब ऐड करोगे, क्योंकि ये पूछ रहा है उन सभी का समेशन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो आया वो सभी का समेशन। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है। अब इसका वैल्यू 333 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 12, क्योंकि 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी आप इसको अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो जो टोटल वैल्यू होगा वो 12 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि जो इसका अंदर का जो रीजन है उस पार्ट का कुछ एरिया वगैरह निकालना होता, लेकिन वो क्वेश्चन अलग हो जाता। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आपको सेट के फॉर्म में है, इसीलिए आपको बेसिकली पूछा गया, बहुत बेसिक बात पूछा गया है कि ये जो एक्सिस पर x0 y0 का मतलब क्या है, एक्सिस, तो उस एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट है, उसका समेशन बताना है, यानी वो पॉइंट का समेशन बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो इजीली, मतलब इस क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा ये नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है, यहाँ पर ये रिलेशन कुछ क्वेश्चन था, अब हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शन क्वेश्चन। जो फंक्शन क्वेश्चन पहले भी देखे थे और हम लोग फिर से देखते हैं फंक्शन कुछ क्वेश्चन। तो देखिए रिलेशन का जो क्वेश्चन था जो हम लोग देखे हैं, इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप इजीली बना सकते हो। रिलेशन क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है कुछ, आपको बस क्या करना है, थोड़ा स्थिर से उसको पढ़ना है, और पढ़ करके आपको क्या करना है कि प्रॉपर उसको सॉल्व करना है। बाकी उसमें और कुछ नहीं करना होता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए जो आपको एकदम सही ना हो रहा हो, तो उस टाइम पर वहाँ पर स्किप करो, उसको लास्ट में देखो, फिर वो बन ही जाएगा। लेकिन शुरू में ये कभी कभी परेशान कर देता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी रहता है, तो इसलिए पढ़ के जाना चाहिए। और कंसेप्ट बहुत ही कम है, वही बार बार जो है चलता है, रिफ्लेक्स सिस्टमेटिक ट्रांजिटिव, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको ज़्यादातर जो मेहनत करना चाहिए वो फंक्शन के लिए करना चाहिए, रिलेशन के लिए उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप रिलेशन को इजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बस लास्ट मोमेंट पर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, जो आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर में भी कि सिंगेज, और आप अगर PYQ करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, अब उससे ज़्यादा जो करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं फंक्शन के कुछ क्वेश्चन और समझते हैं फंक्शन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो देखो फंक्शन क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, ये फंक्शन का जो हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे। अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखा आपको, जैसे 2x/2 प्लस √2 दे रखा है, समेशन ऑफ k = 1 से 81, f ऑफ k/82 का वैल्यू पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें पैटर्न को ढूंढना है, और ये पैटर्न आप जैसे ही ढूंढोगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, समेशन है, k की वैल्यू 1 से 82, इसका मतलब अगर देखोगे तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/82 प्लस ऑफ f ऑफ 2/82, है ना, और फिर क्या होगा आपका f ऑफ 3/82, और इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, f ऑफ 81/82 तक जाएगा, f ऑफ 81/82 तक जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो क्या होगा, तो देखो अगर हम लोग फर्स्ट इसमें सीक्वेंस को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश करोगे तो ये आपसे ना भी बने, इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा सीक्वेंस पकड़ना है। क्योंकि सीक्वेंस जो होता है, जैसे इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछ रखा गया 25 में, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जो आपको सिंगेज वगैरह में दे रखा है क्वेश्चन, आप उसको बनाओगे तो बन जाएगा आपसे। तो देखो यहाँ पर 1/82 एंड 81, फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ो, फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे f ऑफ 1/82 है प्लस ऑफ f ऑफ 81/82 है। अगर हम लोग इसको थोड़ा ऑपरेट करें तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि f ऑफ 1/81 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस ऑफ 1/81, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपका 1/82 है, बेसिकली 1/82 है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 81/82, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ 1/82। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका fx। ठीक है, प्लस ऑफ ये हो जाएगा आपका f ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है उसको इस तरह से ऑपरेट करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। इससे क्या होगा, आप एक बार में सीक्वेंस खत्म कर दोगे, ये मतलब आपको 1 से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरी तरह से बन जाएगा। अब इसमें देखो fx आपको गिवन है, तो क्या करो, fx आपको दे रखा है तो इसको ले लो 2 के पावर x बाई, ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस √2, और यहाँ पर ये आपका 2 के पावर 1 माइनस एक्स बाई, ये हो जाएगा 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस √2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो ये आ जाएगा 2 टू द पावर x, या इसको देख लो 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x प्लस √2,
और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और ये 2 के पावर माइनस एक्स है तो 2 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये, या फिर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई 2 पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाई 2 पावर एक्स प्लस ऑफ √2। ना इसको थोड़ा और ऑपरेट कर लो, इसको ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स प्लस √2 और यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2 बाई या जाएगा 2 प्लस √2 इंटू 2 पावर एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखो अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको 2 टू द पावर एक्स और ये आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स प्लस √2, ठीक है, ये आपका प्लस ऑफ, अगर मान लो यहाँ पर √2 से ये 2 है आपको तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे √2 है तो √2 से इसको क्या करो डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ऐसा करो कि या तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो एलसीएम ना लो, एलसीएम लोगे तो ज़्यादा ये हेक्टिक बन जाएगा, तो इसको हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं √2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 से डिवाइड करोगे तो √2 से ऊपर भी डिवाइड कर दो तो 2 बाई √2, है ना, और ये हो जाएगा 2 बाई √2 प्लस ऑफ √2 बाई √2 इंटू 2 टू द पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब ये लिख सकते हो 2 टू द पावर एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स प्लस √2 और ये हो जाएगा आपका 2 बाई √2 को हम लिख सकते हैं √2, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस ऑफ 2 पावर एक्स, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एक्स प्लस √2, अब इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है दे रखा आपको, यही चीज आपको देखना है थोड़ा सा, अगर आप एक बार इस चीज को फोकस करोगे ठीक से देखोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या होता है कि आपको पहले पैटर्न को देख लेना कि क्या सिचुएशन है, अब इस पैटर्न को देख करके आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ से क्या मिला आपको 1 मिला, इसका मतलब कि ये जो है 1/82 एंड 1 माइनस 1/82 दैट इज 81/82, उस दोनों का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जब हम लोग उसको सॉल्व किए इस फंक्शन को लेकर के तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं ऑपरेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ वैल्यू जो आ रहा है आपका f ऑफ 1/82 प्लस ऑफ f ऑफ 81/82, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट है वो सभी इस तरह से हम लोग सम बना लेते हैं। फिर आप क्या बना सकते हो f ऑफ 2/82 और ये बनेगा आपका f ऑफ 80/82, क्योंकि ये समेशन बनता जाएगा। फिर बनेगा आपका f ऑफ 3/82 और ये बनेगा आपका f ऑफ 79/82, क्योंकि सभी का जो सम है देखो 81 प्लस 1 82 है ना, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद इस तरह से चलते जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर मान लो 41/82 लेते हैं, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा, तो 41 ले नहीं सकते आप, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ले सकते हो f ऑफ 40/82, तो ये कितना हो जाएगा आपका f ऑफ 41/82, ठीक है, 41 नहीं 42 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर बेसिकली अगर सीक्वेंस बनाओगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 41/42 ले सकते हो, 3 आ जाएगा एंड दिस वन इज 40, क्योंकि 82 आना चाहिए तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40/82, तो ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ f ऑफ 42/82, ये आ जाएगा। इसका मतलब एक आपका रह जाएगा इसमें 41/82 का सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखो अब इन सभी का सीक्वेंस में देखोगे तो ये वैल्यू कितना देगा आपको 1, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, और ऐसा कितना है टोटल 40 टर्म्स है, यहाँ पर देखोगे तो 40 टर्म्स, इसका मतलब 40 टर्म्स इंटू 1, तो ये वैल्यू कितना जा रहा है आपका 40 आ जा रहा है। अब एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा 41/82 से, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो अगर f ऑफ 41/82 को देखोगे, f ऑफ 41/82, 41/82 का मतलब कितना हो गया 2 टाइम्स, यानी f ऑफ 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद fx आपको गिवन था 2 पावर x बाई 2 पावर प्लस √2, वहां से सॉल्व कर लो। तो देखो fx का वैल्यू जो आपको दे रखा है, fx का वैल्यू है आपका 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x प्लस √2, यहाँ पे क्या करो x के जगह 1/2 पुट कर दो, x की जगह 1/2 पुट करोगे तो f ऑफ 1/2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2 प्लस √2, तो इसको लिख सकते हो √2 बाई √2 प्लस √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 बाई 2 √2, तो ये कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 1/2।
अभी सभी का समेशन, तो देखो ये टोटल 40 ऑलरेडी आ चुका है और ये आपका 1/2 आ गया। इसका मतलब 40 प्लस ऑफ 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 81/2। 81/2 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इसमें पूछा गया था क्या आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा 41/2 आंसर हो, 81/2 आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है समझो। इस तरह क्वेश्चन जब भी है आप हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे जेईई में 25 में ही देखोगे 2 बार पूछ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सीरियसली ले। और इस तरह क्वेश्चन आपको सिंगेज में दे रखा है, तो आप वहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो आपसे थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन से बनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें करना क्या आपको कि बेसिकली यहाँ पर जो है फंक्शन को यहाँ पर पेयर बना लेना, पेयर बना करके चेक करना कि फंक्शन क्या दे रहा है। जैसे कभी 1 दे दिया, कभी 2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि देख लेना पेयर बना के, एक आध कोई ऐसा एलिमेंट होगा इसमें जो पेयर नहीं होगा, तो उसका वैल्यू निकाल लेना फंक्शन से, एंड देन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही किए कि इसको सॉल्व किए 1f(x) और f1 - x को, और क्या देखें सॉल्व करने पर कि 1 आ रहा जाए वैल्यू। अब इसका क्या किया हम लोग पेयर बना लिए, और पेयर बना करके देखें कि ये टोटल 40 टर्म पेयर बन रहा है, इसका आंसर 40 हो गया, एंड 41/82 को हम लोग फंक्शन से निकाल लिए, और फाइनल आंसर कितना हो गया 81/2 आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा देखने से लगता है, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो छोड़ दिए, क्योंकि देखो छोड़ने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्कोर भी करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ते ही चले जाएंगे तो फिर स्कोर कब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है जेईई में कि क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है। ये नहीं कि आप सही कम आप सोचेंगे कि नहीं हम 20 क्वेश्चन बना लेते हैं, 22 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक ठाक बनाने पड़ेंगे। आप ऑन एन एवरेज अगर आपको एनआईटी में जाना है तो आप मान के चलो आपको 45 क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए मिनिमम, और कोशिश करना चाहिए उसमें मैक्सिमम सही हो जाए। यानी 45 क्वेश्चन बनाते हो, उसमें अगर आपका 40 क्वेश्चन भी सही होता है तो आप 5 क्वेश्चंस मान सकते हो कि प्लस माइनस हो जाए, अगर आप एक्यूरेसी लेवल अच्छा है तब। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे लोग, आप लोग क्या करते हैं कि उसमें केमिस्ट्री में अपना आपको लगता है कि मतलब सब टिक कर देंगे तो मतलब कुछ ना कुछ सही हो जाएगा, आप उसमें गलती करते हो, निगेटिव खूब भर के आते हो। इसके बाद आप फिजिक्स में करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला कहीं भी सेट कर देंगे और हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में तो क्वेश्चंस आप अगर प्रॉपर बनाते हो तो बन जाता है, और कई बार क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन उलझ जाते हो, देन आपको वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा पहले से अगर आप प्लानिंग करके बैठते हो एग्जाम में तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर जेईई में अब ये है कि आपको स्कोर भी करना है, और आपको उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनाना है और सही भी बनाना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और 45 क्वेश्चंस आपको इन जनरल एज्यूम करके चलना है कि बनाना ही बनाना है। 45 क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इजिली बना सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 45 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए 45 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के बनाने ही पड़ेंगे। जैसे एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चन होता है, मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है, हार्ड लेवल क्वेश्चन होता है। तो आपको इजी और मीडियम वाले सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ये बात आप दिमाग में फिट करके चलो। हार्ड वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो 75 क्वेश्चन है और 45 भी बनाते हो तो भी आपके पास 30 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए। 30 क्वेश्चन बहुत होता है छोड़ने के लिए। इसका मतलब अगर इजी टू मीडियम बनाते हो तो भी आपका एनआईटी में सिलेक्शन श्योर है। इवन एनआईटी में सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छा आपका रैंक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एनआईटी मिल जाएगा आपको। क्योंकि 45 क्वेश्चन भी सही होता है तो आपको 180 मार्क्स मिलेगा, एंड 180 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स होगा। लेकिन कैसा एक्यूरेसी है ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आपको मिनिमम 3 टाइम्स आपको पीवाईक्यू बनाना चाहिए 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर। और उसके अलावा आपको कोई जो आप बुक फॉलो किए होगे, चाहे कोई बुक फॉलो किए होगे, अगर स्टैंडर्ड कोई बुक फॉलो किए होगे तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना चाहिए, तो देन आपका स्कोर होना बड़ा आसान है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आपको देखने से लग रहा होगा कि बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको भी ठीक से पढ़ोगे, इसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। आपको करना क्या है यहाँ पर कि जैसे बोला गया है कि f मैप 0 to 3 a to a डिफाइंड बाय एक फंक्शन दे दिया, एंड g एक फंक्शन दे रखा है, ये बोथ फंक्शन ऑन टू। तो ऑन टू का कंडीशन आपको पहले पता होना चाहिए, एंड ऑन टू कंडीशन बहुत बेसिक है जो आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। ऑन टू का मतलब क्या है, रेंज कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। और आपको पता ही है ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग जो देखते हैं ये क्या हमारा डोमेन होता है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसका मतलब कि इसका अगर जो रेंज होगा वही उसका कोडोमेन हो जाएगा, और दैट इज ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ए जो होगा वो इसका रेंज बनेगा, क्योंकि ऑन टू के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन टू फंक्शंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। रेंज कोडोमेन सेम होगा तो इसका मतलब fx का जो रेंज है वही a होगा, और जो gx का जो रेंज है वही सेट b होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि s
इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एन एस का वैल्यू क्या हो, यानी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। तो ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड है, पर आप बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। अब आपको रेंज प्रॉपर निकालने आना चाहिए। तो देखो रेंज निकालने के लिए 3-4 तरीके होते हैं मेनली, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सबसे पहला तो होता है कि आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, वाई में कन्वर्ट करके आप देखो डोमेन की तरह। अगर आपको कुछ फंक्शन बड़े हैं जैसे क्यूबिक टाइप्स है, तो इसका बहुत बेसिक बात है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लो। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है ना कॉरस्पॉन्डिंग टू डोमेन निकालो, एंड देन आपका जो है इजिली पता चल जाएगा कि इसका रेंज क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वाई में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, क्वाड्रेटिक रहेगा तो वहां तक चल जाएगा। रेंज निकालने के लिए आप वाई में कन्वर्ट करके भी रेंज निकाल सकते हो, लेकिन जो क्यूबिक फंक्शन है इसका रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम को ही देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो एफ एक्स जो है आपको यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6x², यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x² माइनस ऑफ 30x प्लस ऑफ 36। ठीक है, जैसे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एओडी में पढ़ते हैं उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करो, इसको अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो डी वाई डी एक्स को 0 कर दो, डी वाई डी एक्स को 0 करोगे, 6 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आपका x² माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से देखोगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और 3। अब ये क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर हमें ये चेक नहीं करना है कि ये कहाँ पर मैक्सिमम दे रहा है कहाँ पर मिनिमम दे रहा है, यहाँ पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें रेंज चाहिए। अब देखो 2 और 3 जो आया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को निकाल के देखते हैं कि जो एफ एक्स है ये वैल्यू कितना दे रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जैसे फंक्शन एफ एक्स दे रखा आपको, तो इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो जैसे हम लोग ये जो, हाँ यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना आपको कि जैसे 0 और 3 है तो इस पर भी वैल्यू निकालना आपको, क्योंकि डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग देखना होता है रेंज को। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो जैसे पहले हम f0 निकालते हैं, ठीक है, यानी 0 है तो 0 पर निकाल लेते हैं। f0 निकालोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.00007, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 निकाल लो, तो f2 निकालोगे तो f2 देखो f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f2 करोगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस ऑफ 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 36 इंटू 2 प्लस 7, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 टू 16 माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ 72 और प्लस 7, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 16 72 माइनस 12 और ये हो जाएगा 28 7 35। ठीक है, 35 हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 7, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 35। आप 3 पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ना ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब 3 नहीं ले सकते, क्योंकि जो x का वैल्यू आया है ये x का वैल्यू आपको इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब 2 3 में 3 पर आप नहीं चेक करो, क्योंकि यहाँ पर 3 पे क्या ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो हमारे पास 2 वैल्यू है, एक है मिनिमम कितना आ गया 7, मैक्सिमम कितना हो गया 35। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो कितना हो जाएगा आपका 7 से 35। रेंज क्या हो जाएगा 7 to 35 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसका क्या है मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल के यहाँ से देख लिए। अब ये तो हो गया पहला का, आपको सेट ए पता चल गया कि सेट ए के अंदर 7 से 35 तक हो सकता है। अब सेट ए बनाओगे तो 7 से 35 तक ले सकते हो, लेकिन आपको जो एस का सेट बनाना है उसमें ए और बी दोनों लेना होगा आपको। तो देखो अब आपको बी के लिए देखना होगा, बी के लिए जी एक्स आपको गिवन है। तो देखो जी एक्स जो दे रखा आपको, जी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया आपको, जी एक्स इक्वल्स दे रखा है एक्स के पावर 2025 बाई एक्स के पावर 2025 प्लस 1। ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो आपका 0 से इन्फिनाइट। तो देखो 0 से इन्फिनाइट के लिए आपको डिफाइन करना है इसके अकॉर्डिंग, 0 टू इन्फिनाइट टू बी है। तो हम लोग को रेंज निकालने के लिए यहाँ पर फिर से मिनिमम मैक्सिमम का ही देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आप कि पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पुट करोगे वैल्यू तो यानी आपको गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो +1 -1 है ना, -1 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका x to the power 2025 प्लस 1 बाई x to the power 2025 प्लस 1 और -1 बाई x to the power 2025 प्लस 1। अब इसको अगर कैंसिल करते हो ये आ जाएगा आपका 1 - 1 बाई x to the power 2025 प्लस 1। अब इसमें क्या करो कि देखो x का वैल्यू जो है आपको पुट करके देख लो, 0 इन्फिनाइट है। अगर 0 पुट करते हो, जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 1 - 1 बाई 0 प्लस 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू हो गया 1, अब x का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करके देखो, इन्फिनाइट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 बाय, ये इन्फिनाइट के पावर 2025 क्या होगा आपका इन्फिनाइट ही हो जाएगा। तो 1, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 बाय इन्फिनाइट करोगे, यहाँ पर एक मिनट, ये आपको 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 1 बाय इन्फिनाइट यानी 0, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा,
इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, 1 को ओपन लगेगा, 1 नहीं ले सकते आप क्योंकि ये इनफाइनाइट ओपन लगा हुआ है, तो ये जो 1 आएगा 1 पर ओपन लगेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या है कि देखिए इसमें बोला गया था, इसमें जो दे रखा है 7 से 35, सेट ए 7 से 35 हो सकता है, सेट भी 0 से 1 हो सकता है, पर 1 नहीं ले सकते, 1 एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड क्या है, 1 इंक्लूड, 0 इंक्लूड कर सकते हैं आप। अगर इसका सेट बनाते हो, एस का सेट बनाते हो, तो एस का सेट क्या बनेगा, एस का सेट बनेगा आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद सीधा आपका 7 होगा, 7 से लेकर के आपका जाएगा कितना तक, 35 तक, ठीक है, हो जाएगा। तो 7 से 35 देखोगे तो टोटल नंबर कितना होगा 29, और 0 को इंक्लूड कर लोगे तो 30, यानी टोटल जो नंबर बनेगा यहाँ पर वो कितना बन जाएगा 30। तो 30 इसका क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि एक सेट बनाओ और x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, तो 7 से 35 तक जाओगे तो 29 नंबर मिलेगा, और 0 लोगे क्योंकि 0 ले सकते हैं हम लोग सेट बी के अकॉर्डिंग, जैसे इसका जो रेंज आया 0 से 1 आया तो 0 ले सकते हैं उसमें। तो इसमें टोटल जो नंबर बनेगा यहाँ पर देखोगे तो कितना बन जाएगा, 0, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बनेगा। तो 7, 35 हो गया 29 नंबर, और एक ही है 30 नंबर। इसका मतलब जो NS पूछा गया था आपको, N ऑफ S, तो N ऑफ S का वैल्यू कितना हो गया 30, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक लेवल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत था। तो देखो अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें क्या आपको कि मतलब बेसिक डोमेन है, यहाँ पर देखोगे तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या करना आपको थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, बाकी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बेसिक टू आप बहुत ज़्यादा बेसिक कह सकते हो इसको, अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको लॉग को प्रॉपर ऑपरेट करना आना चाहिए और इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आपको इजीली बन जाएगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रहा है आपको लॉग ऑफ बेस। तो देखिए डोमेन के लॉग के डोमेन के लिए आपको बेसिक बात पता होना चाहिए, जो आपको हम लास्ट लेक्चर में बताए थे कि आपको यहाँ पर अगर डोमेन को डिफाइन करोगे लॉग एक्स बेस ए है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली अगर लॉग को जब भी डिफाइन करो आप इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग डोमेन निकालते हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे और देखेंगे डोमेन क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आपको ये वाला दे रखा है, तो ये जो लॉग है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका मतलब इसका जो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 करोगे, क्योंकि बेस में 5 है, तो 5 है तो 5 क्या ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसको सॉल्व करो ना, माइनस कॉमन लेकर हटा दो, माइनस जैसे कॉमन लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस 77, और ये हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0, यानी अगर क्रिटिकल पॉइंट देखोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 7 और 11। इसको नंबर लाइन पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, जो आपको पूछा गया था अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 11 के इक्वल होगा। यानी अल्फा के वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो अल्फा जो है 7 हो जाएगा और बीटा जो है वो आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पहले ध्यान रखना है फर्स्ट लॉग से। तो देखो फर्स्ट लॉग सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है। अब सेकंड लॉग में क्या ना, बेस में x माइनस 1 दिया है, तो आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेस भी डिफाइन होगा, और उसके बाद चीजें यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कि इसका डोमेन टोटल गामा डेल्टा क्या देता है। तो देखिए इस लॉग को जब डिफाइन करोगे, इस ये जो लॉग आपको लिखा हुआ है लॉग ऑफ x माइनस 1 है बेस में, और यहाँ पर लिखा हुआ आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइडेड बाई ये आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दे रखा है। तो देखिए x माइनस 1 जो है यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, ये एक बात हो गया, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से इन्फिनाइट। फिर क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1 नहीं हो सकता, यानी x वैल्यू 2 नहीं ले सकते आप, ये दूसरी बात हो गई, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बेस में क्या ना वेरिएबल है, तो बेस में जब वेरिएबल है तो बेस में आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे इस लॉग में क्या है, बेस में 5 है तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि बेस हमारा 1 से ज्यादा होना, मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी नहीं है। लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और ये क्या करना पड़ेगा आपको ग्रेटर देन 0,
ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा ना। इसको फैक्टर कर लो, अगर फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस ऑफ, ये आ जाएगा 4x माइनस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो आप। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -2, 1/2, 4 और -1। ना इसको नंबर लाइन पर देख लो, देखो नंबर लाइन पर देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका 4। ना प्लस इन्फिनाइट, ये है माइनस इन्फिनाइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है सारे x क्या है पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसको क्या करो, फर्दर सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप ये हम लोग ले लिए। अब इसके बाद देखेंगे कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो देखो ग्रेटर देन 0 देखोगे तो क्या है आपका ग्रेटर देन 0, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस x बिलोंग्स टू, आप यहाँ पर लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -2, ठीक है, यूनियन -1 से 1/2 और इसके बाद है आपका यूनियन 4 से इन्फिनाइट, ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू। ना पीछे जो आपको वैल्यू निकाले हो उसको भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर x वैल्यू 2 नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि आप ये तीनों ओवरलैप जहाँ पर करेगा वही आंसर होगा। तो देखिए एक आंसर जो आपका x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए था और x वैल्यू 2 नहीं ले सकते आप, ये दो बात देखना पड़ेगा। 1 से ग्रेटर का मतलब क्या होगा, अगर हम इस नंबर लाइन पर मान लो 1 रखते हैं, नंबर लाइन पर 1 रखेंगे तो 1/2 के बाद ही 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 से ग्रेटर का मतलब ये है। तो देखोगे ओवरलैपिंग रीजन जो है ना सिर्फ ये बताएगा, सिर्फ इतना ही ओवरलैपिंग होगा। इसका मतलब अगर इसका फाइनल डोमेन देखें हम लोग तो फाइनल डोमेन क्या होगा, फोर्स इन्फिनाइट। अब इसमें था एक और कंडीशन क्या, 2 नहीं होना चाहिए, तो फोर्स इन्फिनाइट में 2 आएगा भी नहीं। इसका मतलब इसका जो फाइनल डोमेन है, फाइनल जो डोमेन होगा जो आपका सेकंड लॉग है उसका कितना हो जाएगा आपका 4 से इन्फिनाइट, ये आ जाएगा आपका 4 से इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 4 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ओपन इंटरवल ही लगेगा। तो ये क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा आपका 4 से इन्फिनाइट। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला गया था आपको कि ये जो इसका डोमेन है वो गामा और डेल्टा है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ये आ जाएगा आपको। अल्फा बीटा ऑलरेडी निकल चुका था, अल्फा वैल्यू कितना था 7 था, बीटा वैल्यू 11 था। आपसे पूछा गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा के वैल्यू 7 है, बीटा वैल्यू 11 है और गामा के वैल्यू कितना हो गया 4। तो आपको निकालना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो यह जाएगा 49 प्लस 121 प्लस ऑफ 16। तो यहाँ पर देखो 49 प्लस 150 72 86, यह आ जाएगा आपका 186, ठीक है 186 आंसर आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो इसमें ऑप्शन है आपका 186, तो 186 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मतलब इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपका रिलेशन फंक्शंस का ये सारे क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस क्या है, चाहे रिलेशन क्वेश्चन हो चाहे फंक्शन क्वेश्चन हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाना है। अगर आप एक बार समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यही है कि आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी जो है इसमें कहीं कहीं पर भी आपको गलत हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को सही करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी एक पार्ट डाले थे, और अभी इसके बाद जो है ये लेक्चर आप देख लोगे रिलेशन फंक्शन का, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और इसको देखेंगे आगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपसे क्वेश्चन बनेगा। बेसिक बात को क्लियर रखो, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में।